हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का लव नेक्स्ट डोर के पार्ट 8 में। अब नेक्स्ट सीन में सियंगो घर जाकर अपने पुराने मेडल्स देखने लगता है और अचानक ही उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं, जहां सुबह सुबह घर से बाहर निकलते ही उसे रियू मिल जाती है। सियंगो पहले तो उसे देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है, लेकिन रियू उसे कहने लगती है कि वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आई है। रियू उसे गिफ्ट के तौर पर एक टॉवल देती है जिसमें उसने सियंगो का नाम लिखाकर ओलंपिक मेडल लाने के लिए कहा था। सियंगो पहले मना करता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन देखकर वो उस टॉवल को रखने के लिए रेडी हो जाता है। अब असल में सियंगो उससे वो टॉवल को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था, पर कुछ दूर जाकर जैसे वो रोड क्रॉस करने लगता है, उसी समय एक गाड़ी आकर उसे जोरदार टक्कर मार देती है और सियंगो का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रियो को इस बारे में पता चलते ही वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। वहीं सियंगो के फादर आकर जब उसे बताते हैं कि इंजरी ठीक होने के बाद वो आसानी से चल फिर पाएगा, लेकिन अपना एथलीट करियर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, सियंगो इस चीज से बहुत ही ज्यादा उदास होकर रोना शुरू कर देता है। और अभी प्रेजेंट में भी वो यही सब चीजें याद कर रहा था। वहीं रियू अभी भी पार्क में कहीं उसकी वही बातें याद कर रही थी। वो भी सियंगो से बात करने के लिए अपनी विंडो खोलती है, पर उसकी सियंगो से बात करने की हिम्मत नहीं होती और वापस से विंडो बंद कर लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां अपने ऑफिस में सियंगो जैसे ही कॉफी बनाने जाता है, उसी समय म्योंगजू भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो दोनों आपस में बात नहीं करते। उसी समय नायुन वहां आकर सियंगो से कहने लगती है कि उसने सुना है उन दोनों के बीच लड़ाई हुई है और म्योंगजू ने उसे सब कुछ बता दिया है। सियंगो के कहने पर कि आखिर उसने उसे ये क्यों बताया, नायुन कहने लगती है कि वो एक बहुत ही अच्छी काउंसलर है और कहने लगती है कि उसने दोनों साइड्स की बातें सुन ली हैं। वो सियंगो से कहने लगती है कि किसी और का डिजाइन कॉपी करना एक आर्किटेक्चर के लिए काफी शेमफुल है और उन्हें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग से अपने ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगने दे सकते। सियंगो भी सोचने लगता है कि वो उसकी साइड है, लेकिन उसी समय नायुन उसे कहने लगती है कि म्योंगयो भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। नायुन कहती है कि वो एक 9 to 5 जॉब करना चाहती है और साथ ही बहुत ही अच्छे पैसे कमाना चाहती है और इसके लिए उनकी कंपनी का ग्रो होना बहुत ही जरूरी है। नायुन सियंगो से कहने लगती है कि बहुत ही मार्वलेस है और वो जिस तरह से बात करता है ऐसा लगता है मानो पोएट्री है। साथ ही कहने लगती है कि वो एक आइडियलिस्टिक है जो कि रियलिटी से ज्यादा ड्रीम्स को प्रेफर करता है, पर फिर उससे पूछने लगती है कि क्या उसे मालूम है कि ये सब चीजें कहाँ से आती हैं, और नायुन के कहने पर कि ये सभी चीजें प्रिविलेजेस की वजह से आती हैं। सियंगो को भी रियू की कही वही बात याद आ जाती है जो उसने उसे पार्क में कही थी। नायुन कहती है कि अगर उस कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं तो दोनों सीईओज को साथ मिलकर काम करना होगा। सियंगो भी उसकी बातें सुनकर कहता है कि वो बहुत ही अच्छी काउंसलर है। अब दूसरी तरफ म्योंगयू, जो कि अभी भी इस सब चीज की वजह से काफी परेशान लग रहा था, अगले ही पल सियंगो भी कॉफी लेकर वहां पहुंच जाता है और कहने लगता है कि शायद उसकी वजह से म्योंगयू उस टाइम कॉफी नहीं ले पाया। सियंगो लास्ट टाइम के लिए उससे माफी मांगता है और कहने लगता है कि वो अपने पर्सनल रीजन की वजह से काफी सेल्फिश हो गया था और वो उस पुल पर काम करना चाहता था। म्योंगयू कहता है कि उसे भी इस प्रोजेक्ट के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उसने ना जानने का प्रिटेंड किया। साथ ही कहने लगता है कि उसने इस चीज के बारे में काफी सोचा और उसे एहसास हुआ कि स्विमिंग को क्विट करने पर उसे कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। सियंगो भी कहने लगता है कि नायुन ने कहा है कि अगर वो दोनों अलग कंपनी चलाएंगे तो दोनों फेल हो जाएंगे और अगर वो दोनों भूखे नहीं मरना चाहते तो उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। और फाइनली उन दोनों के बीच भी सारी चीजें सही हो गई थी। अब सीन शिफ्ट होता और दिखाया जाता है रियू को, जो कि स्कूल ग्राउंड के बाहर बैठकर सभी बच्चों को देख रही थी और वही सीन याद कर रही थी जब बच्चों ने उससे उसके ड्रीम के बारे में पूछा था। रियू कहने लगती है कि हाई स्कूल में फर्स्ट आना ही उसके लिए सब कुछ था। उसका ड्रीम सिर्फ अपनी मॉम को प्राउड करना या फिर उसके टीचर उसकी तारीफ करें, यही सब था। पर फिर कहने लगती है कि उसे अपने पास्ट सेल्फ के लिए काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ इस चीज पर ध्यान दिया कि बाकी लोग उसे किस तरह से देख रहे हैं और वो अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दे पाई। उसे उस लेडीज के इंटरव्यूज का भी मैसेज आता है, लेकिन उन्हें देखकर भी वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होती। दूसरी ओर दिखाया जाता है मोम को, जो कि उठते ही सीधे किचन में पहुंच जाती है और अपनी मॉम से खाना मांगने लगती है। उसकी मॉम कहती है कि खाना बनने में टाइम लगेगा और तब तक वो कुछ राइस केक्स खा सकती है। मोम के पूछने पर कि राइस केक्स कहाँ से आए, उसकी मॉम कहने लगती है कि उनका एक नया नेबर शिफ्ट हुआ है। साथ ही कहने लगती है कि वो प्रॉपर्टी काफी टाइम से बेचने के लिए रखी थी और उसे तो चिंता हो रही थी कि क्या उस प्रॉपर्टी को कोई खरीदेगा भी, लेकिन फाइनली वो प्रॉपर्टी बिक चुकी है। और वहीं हमें उस नए नेबर को भी दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि दानो है। अब सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है उसी स्कूल के प्रिंसिपल को, जो कि कुछ सामान फेंकने बाहर आती हैं, लेकिन उसी समय वो वहां पर किसी को देखकर काफी घबरा जाती हैं और ये कोई और नहीं बल्कि रियू ही थी, जो कि उसे टाइम कैप्सूल को ढूंढ रही थी।
वो भी प्रिंसिपल को वहाँ देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है, जिसके नेक्स्ट सीन में ही वो दोनों ही उनके ऑफिस में पहुंच जाते हैं। उनके पूछने पर रियो बताने लगती है कि 10 साल पहले उन्होंने वहाँ पर एक टाइम कैप्सूल रखा था, लेकिन वो उसे अब नहीं ढूंढ पा रही है। रियो कहती है कि उसे लगा था कि उस टाइम कैप्सूल से उसे अपने सारे आंसर मिल जाएंगे, लेकिन वो उस चीज से अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई है। साथ ही रियो अपने टीचर से कहती है कि उसने उनसे झूठ कहा था, वो अब ग्रेप कंपनी के लिए काम नहीं करती। साथ ही कहने लगती है कि उसे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि उसने कंपनी छोड़ी है या उसे निकाल दिया गया है। प्रिंसिपल भी उससे कहने लगती है कि उन्हें हमेशा से ही पता था कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करेगी, लेकिन उन्हें सिर्फ इस बात का डर था कि अगर वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाई तब वो क्या करेगी। पर फिर कहती हैं कितने साल टीचर रहकर उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि ऐसे कुछ सवालों का जवाब बच्चे खुद ही ढूंढ लेते हैं। साथ ही कहती हैं कि अगर क्विट करते समय उसके दिमाग में कोई आंसर था तो उसे उस आंसर के साथ स्टिक रहना चाहिए और बार बार अपने डिसीजंस नहीं बदलने चाहिए। उनकी बात सुनकर रियो काफी इमोशनल हो जाती है। साथ ही उसके प्रिंसिपल चाय खत्म करने के बाद उसे पूल के पास जाने के लिए कहती है, क्योंकि सेंगो भी वहीं पर मौजूद था। अब सीन शिफ्ट होता है जहां रियो सेंगो से मिलने के लिए उसी पुल के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसे देखते ही वो काफी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि सेंगो पहले ही उस टाइम कैप्सूल को निकालकर रियो का ही लेटर पढ़ रहा था। ये देखते ही रियो भी वो लेटर छीनने के लिए उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। वहीं सेंगो उसके लेटर को पढ़कर उसे टीज करने लगता है, और जब रियो उसके काफी नजदीक आ जाती है तो वो उस टाइम कैप्सूल को लेकर पूल में ही कूद जाता है। रियो के कहने पर कि क्या वो सिर्फ इसलिए कूदा है कि उसे तैरना नहीं आता, सेंगो कहने लगता है कि स्विमिंग क्विट करने के बाद पहली बार वो इतने सालों बाद पूल में आया है। ये सुनकर रियो भी उससे माफी मांगने लगती है कि उसका कहने का ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। पर अचानक ही सेंगो उसे कहने लगता है कि क्या उसे याद है जब वो स्विमिंग क्विट करने की वजह से अपने कमरे में ही बंद रहता था। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं पास्ट में, जहां इंजर्ड होने के बाद सेंगो अपने कमरे में ही बंद था। उसी समय रियो कुछ कॉमिक साथ में पढ़ने के लिए वहां आती है, लेकिन सेंगो उसे बाहर भगा देता है। कुछ टाइम बाद रियो उनकी एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोलकर फिर से उसके घर में घुस जाती है, लेकिन सेंगो चाबियां छीनकर उसे फिर से बाहर भगा देता है। पर रियो इस चीज से भी नहीं मानती और वो सीढ़ी लगाकर सीधे उसके घर में घुस जाती है और अंदर आते ही उसके ऊपर हंसना शुरू कर देती है। सेंगो के कहने पर कि क्या वो पागल है, रियो भी उससे पूछने लगती है कि क्या वो कोई भालू है जो यहाँ पर 100 साल रहने के बाद इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। सेंगो के उसे वहां से जाने के लिए कहते ही रियो उसे लूजर बुलाना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि क्या उसके जाने के बाद वो फिर से दीवारों को घूरना शुरू कर देगा। सेंगो उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन रियो उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे भर भर के गालियां सुनाना शुरू कर देती है और उसे एक बहुत ही बड़ा लूजर बताने लगती है। उसकी बातें सुनकर सेंगो भी इरिटेट होकर उस पर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है कि वो इस समय कैसा फील कर रहा है और वो इस समय किन किन चीजों से गुजर रहा है। ये सुनते ही रियो भी उसे कहने लगती है कि ये सब कहने के बाद वो कैसा फील कर रहा है। साथ ही कहती है कि पिछले 1 महीने में पहली बार उसने उसकी आवाज सुनी है। साथ ही अपने बैग से अचानक से एक एक्स निकालकर उसे कहने लगती है कि अगर उसने दोबारा से दरवाजा बंद किया तो वो दरवाजा तोड़ देगी। अब रियो के वहां से जाते ही सेंगो भी उसके बारे में सोचकर हंसने लगता है। वहीं प्रेजेंट में वो रियो से कहने लगता है कि असली रियो की आइडेंटिटी वही थी और अब वो पहले जैसी नहीं रही। साथ ही कहने लगता है कि अब उसके साथ कोई भी मजा नहीं है और अब वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो चुकी है। इतना सुनते ही रियो भी अचानक ही पूल में ही कूद जाती है। अब रियो पहले तो पूल में कूद जाती है, लेकिन वहां जाते ही वो डूबना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर सेंगो भी अपने उस टाइम कैप्सूल को फेंक कर रियो को बचाना शुरू कर देता है। सेंगो उसे तैरना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिखाने के चक्कर में रियो उल्टा उसे ही डुबाना शुरू कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सेंगो उसे थोड़ा तैरना सिखा देता है। रियो भी अचानक ही तैरते हुए उसे कहने लगती है कि वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। वो इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि वो क्विट करके एक नई लाइफ शुरू करना चाहती थी, लेकिन क्विट करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके ग्रेप बैकग्राउंड के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सेंगो भी कहने लगता है कि जब उसने स्विमिंग क्विट करी थी उसे भी ऐसा ही लगता था कि सब लोग रेस में उससे आगे निकल गए हैं और एक सिर्फ वही है जो अपनी जगह पर खड़ा है। साथ ही कहने लगता है कि उसे नहीं लगा था कि वो लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएगा, पर फाइनली वो लाइफ में आगे बढ़ पाया और रियो को भी कहता है कि वो भी इसी तरह से लाइफ में आगे बढ़ पाएगी। अब अचानक रियो से पूछने लगती है कि अगर वो दोबारा से स्विमिंग कर पाया तो क्या वो फिर भी आर्किटेक्ट बनना पसंद करेगा, जिस पर सेंगो भी हाँ कहता है। अब उसकी तरह ही सेंगो उससे पूछने लगता है कि अगर वो टाइम में उसके क्विट करने से पहले वापस जा पाई तो क्या वो दोबारा से ग्रेप में जाना पसंद करेगी, पर रियो मना कर देती है। साथ ही सेंगो से पूछने लगता है कि अगर वो उसकी एंगेजमेंट टूटने से पहले पास्ट में वापस जा पाई
तब वो क्या करेगी। पर यूं कहने लगती है कि वो वहाँ पर वापस जाना ही नहीं चाहती है। और जैसे ही वो अचानक से डूबने लगती है, सियांगो उसे पकड़ लेता है। इसी के साथ हमें पास्ट में वही दिन दिखाया जाता है जब वो तीनों ही टाइम कैप्सूल के लिए एक लेटर लिख रहे थे। अब जहाँ रियो अपने लिए लेटर लिख रही थी और मूम अपने फिल्मी कैरेक्टर्स के बारे में लिख रही थी, वहीं सियांगो अपने लेटर में लिखता है कि 10 साल बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे और उसे उम्मीद है कि तब तक वो उसे बता चुका होगा कि वो रियो के लिए कैसा फील करता है। और वहीं प्रेजेंट में उसका पूरा ध्यान अभी भी रियो के ऊपर ही था। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लव नेक्स्ट डोर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।